हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CJ-17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर खत्म किया था, हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ऑफ इंडिया हमारा चल रहा है। ओके, वी हैव स्टार्टेड नाउ एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। वी हैव कंप्लीटेड पोर्तुगीज, हमने पोर्तुगीज पार्ट कंप्लीट कर दिया है। टुडे वी विल स्टार्ट डच। आज हम डच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम में आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बिना टेंशन को आपका पढ़ना है। ठीक है, आपको ये जो ऐप है प्योर लर्निंग ऐप, यहाँ पे आपको पढ़ना है। आपको आपके दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ पे अच्छा होता है, मतलब करो थोड़ा सा। ठीक है चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये गारंटी है, 100% गारंटी कि भैया आपको इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन मतलब नोट्स भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको लेक्चर को देखना है शांति के साथ। ठीक है, देन यहाँ पे हम MCQ का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि आपको करना है तो आप कोई बुक भी खरीद सकते हो, बुक से भी आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। बस उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 101% आपको ऐसा यहाँ पे प्रिपरेशन करने को मिलेगा कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्तुगीज के ओके इन इंडिया, देन डच। ठीक है, पहले पोर्तुगीज आए, फिर आज हम देखने वाले पोर्तुगीज लोगों के बाद डच इंडिया में आए। ठीक है, नेदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। ओके, देयर इज वन कंट्री इन यूरोप विच इज आल्सो कॉल्ड एज नेदरलैंड और हॉलैंड। ओके, ये पता है आपको। और उनको जो नेदरलैंड और हॉलैंड में जो लोग रहते हैं, द पीपल हु लिव इन नेदरलैंड एंड हॉलैंड, दे आर कॉल्ड एज डच। ओके, देन पोर्तुगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डच का। ओके, फर्स्ट पोर्तुगीज के, देन सेकेंड द यूरोपियन हु केम टू इंडिया, दे वेर डच। ओके, 1596 फर्स्ट डच, पहला डच जो भारत में आया था वो था कॉर्नेलियस हाउटमैन। Cornelius Hauptmann, for Hindi or English in both language. Okay, the first Dutch who came to India, the year was 1596 and he was Cornelius Hauptmann. ठीक है, तो पहला जो डच इंडिया में आया था उसका नाम आपको याद रखना है, कॉर्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, या ये जैसे कि आपको पता है 1498 में वास्को दी गामा आया था, उसके बाद बाकी भी पोर्तुगीज आए। ठीक है, तो लगभग देखो 100 साल के बाद ये डच इंडिया में आ रहे हैं 1596 में। ठीक है, कौन सा आया फर्स्ट? कॉर्नेलियस हाउटमैन आया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, देन इन 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जैसे कि आपको पता है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पोर्तुगीज लोगों ने आपका खुद का ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था। अब ब्रिटिशर्स आए थे, वो भी खुद का ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करेंगे, जिसको नॉर्मली हम इतिहास में, हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जानते थे। ठीक है, तो वैसे ही डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी। ईस्ट इंडिया यानी जो यूरोप है उसके ईस्ट साइड में, उसके पूर्व साइड में इंडिया है, इसीलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। कोई भी अपना देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी लगा देगा। ठीक है, जैसे ये तो यहाँ पे ये डच है, इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रहेंगे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की, उसकी स्थापना की। दे फाउंडेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602। ओके, इस कंपनी को कहा जाता था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड और हॉलैंड। द अदर नेम ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड और हॉलैंड। ओके, because the people who live in Netherlands and or Holland, they are called as Dutch, so it is Dutch East India Company. The other name is United East India Company of Netherlands or Holland. Okay, that this is not much more important, just listen. Okay, इस कंपनी को डच संसद पार्लियामेंट से 21 वर्ष यानी 21 वर्ष का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जो डच इंडिया कंपनी थी उसको डच पार्लियामेंट से, ठीक है, ऑफ कोर्स डच पार्लियामेंट ही परमिशन देगा। ठीक है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के जो कानून होते हैं वो हमें मानने पड़ते हैं, तो हमें उस पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है यदि हमें दूसरे देश में जाके यदि व्यापार करना है। ओके, वी हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ आवर पार्लियामेंट, राइट? इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन अदर कंट्रीज, सो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, लाइक दैट Dutch, okay, that Dutch East India Company took permission from Dutch Parliament, okay, to do trade in India. Okay, so they got that trade permission for 21 years. Okay, so Dutch Parliament ने 21 वर्ष
वर्ष का व्यापार करने का अधिकार किसको दिया? इस कंपनी को दिया। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। देन प्रारंभिक रूप से इस कंपनी में 17 सदस्य थे और इस कंपनी की इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 65 लाख गिल्डर थी। ठीक है, initially there were only 17 people in Dutch East India Company, okay, and their initial investment was 65 lakh guilder. Okay, initial investment means for ships or for any other purpose there were some initial investment. Okay, if you want to do any business then there will be some initial investment, right? So Dutch East India Company also did some initial investment, and that initial investment was 65 lakh guilder. Okay, guilder is like rupiah, the unit. Okay, nothing different. Okay, so initial investment was 65 lakh guilder, and there were 17 people, okay, initially 17 people who started Dutch East India Company. ठीक है, तो प्रारंभिक रूप में 17 लोग थे, उन्होंने उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भैया 65 लाख गिल्डर का था। कोई बात नहीं, यह एक जॉइंट स्टॉक होल्डर कंपनी थी, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक जॉइंट स्टॉक होल्डर कंपनी थी जिसे हम कॉमनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। 1605 में अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। 1605 डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, मुसलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके, सो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच इन इंडिया इट वाज इन मुसलीपट्टनम। ओके, मुसलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1605। ठीक है, तो डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो इंडिया में कहाँ पे लगाई? मुसलीपट्टनम में लगाई, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। देन 1605 डच अटैक पोर्तुगीज। ठीक है, पहले पोर्तुगीज थे इंडिया में, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पोर्तुगीज राज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पोर्तुगीज लोगों के बाद कौन आया? डच आया, है ना। तो डच लोगों ने ऑफकोर्स वो दोनों भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों में कंपटीशन है, तो दोनों में संघर्ष होना मतलब होना ही। ठीक है, दोनों में युद्ध होना है, दोनों में वॉर रहेगा, बैटल रहेगा। ठीक है, सो डच ने क्या किया? डच अटैक पोर्तुगीज, तो उन्होंने पोर्तुगीज लोगों पे आक्रमण कर दिया। डचों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण करके इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर अधिकार किया। ठीक है, ये अटैक कहाँ पे हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में, क्योंकि ये ट्रेड वॉर होता था। आज के दिन में भी ट्रेड वॉर होता है ना। जो देखो, जो हमेशा जो बैटल होती है ना, वो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड होती है। ठीक है, अभी भी जो बड़े बड़े देशों में बैटल होता है, बड़े बड़े देशों में वॉर होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रेड या पैसा के रिलेटेड होता है। तो उस टाइम पे भी वही होता था। तो डचों ने क्या किया? पुर्तगालियों पे अटैक किया। दे अटैक पोर्तुगीज। ओके, पोर्तुगीज वर डूइंग ट्रेड इन इंडिया, दे वर आल्सो डूइंग ट्रेड इन इंडोनेशिया। ओके, सो दे अटैक इन इंडोनेशिया पोर्तुगीज। ओके, सो डच अटैक पोर्तुगीज इन इंडोनेशिया। ओके, इन इंडोनेशिया, और एंड दे टूक आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस। इन हिंदी आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस को मसाला द्वीप कहा जाता है, उस पर अधिकार कर दिया। देयर वाज वन आइलैंड विच वाज कॉल्ड एज आइलैंड ऑफ स्पाइसेस। दे टूक डच टूक आइलैंड ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम पोर्तुगीज। ओके, सो क्या किया? डचों ने जो मसाला द्वीप था इंडोनेशिया में, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, एक घटना है, उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डचों के द्वारा गोल्डन सिक्के चलाए गए, जिसे कौन सा बोलते हैं? पेगोडा कॉइन्स बोलते हैं। कौन से? पेगोडा कॉइन्स बोलते हैं। ओके, सो डच इशूड गोल्डन कॉइन्स विच वॉज कॉल्ड एज पेगोडा कॉइन्स। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखना कि भैया डचों ने गोल्डन कॉइन्स इशू किए थे, उनको पेगोडा कॉइन्स कहा जाता है। हम डच के बारे में पढ़ रहे हैं, कल हमने पुर्तगीज के बारे में पढ़ लिया था, आज हमारा डच चल रहा है, फिर आज हम अंग्रेजों के बारे में भी पढ़ लेंगे। इन 1627 फर्स्ट फैक्ट्री established in Bengal. Okay, in 1605 they established first factory in India, which was in Musalipattanam. Musalipattanam was in Andhra Pradesh. But in 1627, okay, after like 22 years, in 1627 they established their first factory in Bengal. Okay, this factory which was in Musalipattanam, it was in first factory in India, but now the first factory in Bengal, and they established, okay, the first factory in Bengal, where they established that Pimpli नामक स्थान पर। There were one place in Bengal which is Pimpli, and they established their first factory of Bengal in Pimpli. Okay, because Bengal is Bengal एक ऐसा था ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में बंगाल को बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारा व्यापार बंगाल से होता था, इसलिए बंगाल को आपको याद रखना होता है कि भैया फर्स्ट जो बंगाल में कौन सी फैक्ट्री थी, वो थी पिंपली नामक स्थान पर बनाई थी डच लोगों ने। ठीक है, इन 1653 हुगली के समीप चिनसुरा स्थान पर
फैक्ट्री की स्थापना की। दे एस्टेब्लिश वन मोर फैक्ट्री, ओके, वेयर नियर हुगली, देयर इज वन प्लेस हुगली, ओके, नियर हुगली दे एस्टेब्लिश वन मोर फैक्ट्री, वेयर in Chinsura there is one place in Bengal which is Chinsura, and Chinsura they established one more factory, okay, no problem। डच के द्वारा गुस्तावस फोर्ट किले को चिंसुरा में बनाया गया, ठीक है। दे मेड वन फोर्ट, ओके, दे बिल्ड वन फोर्ट विच इज नोन एज गुस्तावस फोर्ट, ओके, गुस्तावस फोर्ट, ओके, वेयर इन चिंसुरा, ओके, इन चिंसुरा दे एस्टेब्लिश फैक्ट्री ना, नियर दैट इन चिंसुरा ओनली they build one more fort, that is Gustavus Fort, okay। So if in exam you ask Dutch means which fort was built by Dutch, then it was Gustavus Fort, okay, where in चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा में उन्होंने गुस्तावस फोर्ट, गुस्तावस किले की स्थापना की, गुस्तावस किले को भैया उन्होंने बनाया था। डच के भारत में 2 उद्योग थे, ओके, देयर वर मेनली 2 ट्रेड्स Dutch were doing in India, okay, 2 main trades, which was that कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें वो काम करते थे, कॉटन टेक्सटाइल होता है ना अपना, उसमें वो काम करते थे, वो उनका उद्योग था। देन वो इंडिगो इंडस्ट्री, ठीक है, नील उद्योग, ये 2 उनके मेन व्यापार थे। ये दो चीज़ों में वो मेनली व्यापार ट्रेड करते थे। कौन कौन से? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंडिगो इंडस्ट्री, यानी नील उद्योग, ठीक है। अभी जैसे डच है, ठीक है, 1759 में क्या हुआ, वहाँ पे बैटल ऑफ बेद्रा हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ब्रिटिश और डच। देखो हमने देखा कि भैया पोर्तुगीज आए थे, हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पोर्तुगीज के बारे में देखा। आज हम डच के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद हम अंग्रेजों के बारे में भी देखेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में भी देखेंगे। तो वहाँ पे भी देखो, मतलब पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिशर्स भी है, तो ब्रिटिशर्स और डच में भी ट्रेड वॉर होगा, ठीक है, उनमें भी बैटल होगी, ठीक है। तो 1759 में देखो साल कौन सा चल रहा है, 1759 में बैटल ऑफ बेद्रा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ बेद्रा हुआ। किस किस के बीच में भैया? बैटल ऑफ बेद्रा पूछते हैं एग्जाम में कि भैया बैटल ऑफ बेद्रा हुआ था 1759 में, किन किन देशों में या किन किन 2 देशों के भैया आर्मी के अंदर हुआ था, मतलब ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर भैया डच भी है, पोर्तुगीज भी है, ब्रिटिशर्स भी आने वाले हैं, फ्रेंच भी आने वाले हैं, डैनिश भी रहने वाले हैं। तो जो डच और ब्रिटिशर्स थे, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ बेद्रा हुआ था। तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बेद्रा जो है ना भैया, वो ब्रिटिश और डच दोनों के मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ा था, ब्रिटिश और डच, है ना। हिस्ट्री में हमेशा बैटल होते रहते, तो ये एक बैटल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बैटल ऑफ बेद्रा, ओके, इट वॉज इन 1759। ये बेद्रा का युद्ध इसे कहा जाता है। ये ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था। तो ऑफकोर्स ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए ब्रिटिश वन दैट बैटल, ओके, राइट साइन, यानी दे वन दिस बैटल एंड डच हार गए भैया, ठीक है। तो बैटल ऑफ बेद्रा किसने जीता था? हु वन द बैटल ऑफ बेद्रा? ब्रिटिश वन द बैटल ऑफ बेद्रा। बैटल ऑफ बेद्रा किस किस के बीच में था? बैटल ऑफ बेद्रा ब्रिटिश और डच दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला था, और उसमें ब्रिटिश जीत गए थे, डच हार गए थे, ठीक है। इस युद्ध में ब्रिटिश ने डच को पराजित करके उनके व्यापार पर अधिकार लिया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन दिस बैटल? ओके, ब्रिटिश वन एंड दे टुक ट्रेड ऑफ डच, क्योंकि युद्ध किसके लिए हो रहा था? व्यापार के लिए हुआ था, ठीक है। और आफ्टर दिस बैटल, ओके, इसके बाद डच नेदरलैंड वापस लौट गए, ओके, आफ्टर दिस बैटल, बिकॉज डच लॉस्ट दिस बैटल, ओके। सो व्हाट दे डिड, दे वेंट बैक टू नेदरलैंड, बिकॉज डच कहाँ के थे? नेदरलैंड के थे। तो वो आओ भैया नेदरलैंड चले गए। वो देखा कि भैया ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल है, हमारा यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, इसलिए हम अपने अपने देश रिटर्न चले जाते। ट्रेड वगैरह पूरा ब्रिटिशर्स को दे दिया और खुद चले गए, ठीक है। तो ये हुआ डच लोगों का। डच लोगों का आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। क्या है भैया? डच जो लोग थे वो नेदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, राइट, ओके। और ये फर्स्ट पोर्तुगीज आए, उसके बाद डच आए, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला जो डच था वो कौन सा था? कॉर्नेलियस हाउटमैन आया था, ठीक है। और जो डच लोग थे उन्होंने, जो व्यापारी लोग थे, 17 लोग थे एक्चुअली इनिशियली, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर दी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड हॉलैंड भी कहते हैं इस कंपनी को। और ये डच पार्लियामेंट से उन्होंने व्यापारी अधिकार लिए थे 21 ईयर्स के लिए, और इसमें 17 सदस्य थे। इनिशियल 17 पीपल एंड इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज 65 लाख गिल्डर थी। यह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होल्डर कंपनी थी, जिसमें कॉमनली जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। जस्ट आई एम रिवाइजिंग द थिंग, ओके, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। 1605 में उन्होंने इंडिया में पहली फैक्ट्री बनाई, जो कि थी मुसलीपट्टनम में लगाई थी। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था। 1605 में ही, सेम ईयर में ही, डच ने पुर्तगालियों पे अटैक किया। कहाँ पे? इंडोनेशिया में किया। इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप था, ठीक
ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस पे उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। मसाला द्वीप को ही इंग्लिश में आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। डचों के द्वारा गोल्डन सिक्के चला गया जिसको पेगेडा कॉइन्स कहा जाता है, ठीक है, पेगेडा कॉइन्स कहा जाता है। दिस स्टार्टेड पेगेडा कॉइन्स, ओके, डच स्टार्टेड पेगेडा कॉइन्स। फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, ओके, सो मछलीपट्टनम में जो थी वो इंडिया की फर्स्ट फैक्ट्री थी। अभी बंगाल में जो फर्स्ट फैक्ट्री वो कहाँ पे गई, पिंपली नामक स्थान पर, देर वन प्लेस पिपली, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल की बनाई, ठीक है। हुगली के समीप चिंसुरा स्थान पर भी उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी, ओके, और उन्होंने गुस्तावस फोर्ट, ठीक है, गुस्तावस फोर्ट, ओके, गुस्तावस फोर्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया गुस्तावस फोर्ट किसने बनाया था, तो आपने वो याद रखना है, डच लोगों ने बनाया था। गुस्तावस फोर्ट कहाँ पे था, चिंसुरा में बनाया था। दो उद्योग में वो ज़्यादा मैक्सिमम काम करते थे, एक तो आपका भैया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बेदरा हुआ था जो कि 1759 में हुआ था। वो किस में हुआ था, ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं, तो भैया डच क्या करते हैं, अपना सारा सामान पैक करके नीदरलैंड वापस रिटर्न चले जाते हैं और अपना ट्रेड किसको दे देते, ब्रिटिशर्स को दे देते। तो ऐसा सिंपल सा है डच लोगों का, ठीक है। 1759 में उनका पूरा खत्म हो चुका है। 1759 में डच कंप्लीट है, ठीक है, वो इंडिया छोड़ के चले गए डच। अभी हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1599 में भारत में आने वाला फर्स्ट ब्रिटिश कौन सा था, जॉन मिल्डनहाल। कौन सा था, जॉन मिल्डनहाल, ठीक है। तो यदि देखो पहले वास्को द गामा आया था, कौन, पोर्तुगीज था, ठीक है। देन यदि आप देखोगे 1596 में पहला डच कौन सा आया था, कॉर्नेलियस हॉटमैन। ये फर्स्ट जो आते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डच में पहला कौन आया था भैया, वो 1596 में आया था, वो कौन सा था, कॉर्नेलियस हॉटमैन आया था। और उसके 3 साल बाद 1599 में जो पहला ब्रिटिशर्स आया था वो कौन सा था, जॉन मिल्डनहाल। इसलिए पहले पोर्तुगीज आते हैं, देन डच आते हैं, देन आपके अंग्रेज आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्तुगीज, देन सेकेंड डच, देन थर्ड हु केम, थर्ड ब्रिटिशर्स केम, ओके, थर्ड अंग्रेज आते हैं। तो पहला यदि ब्रिटिशर्स यदि भारत में कोई आता है तो उसका आपको नाम याद रखना है जो कि होता है जॉन मिल्डनहाल, ओके, जॉन मिल्डनहाल। और ये रोड से आता है, ये सी रूट से नहीं आता, ये रोड से आता है। सी रूट से भी एक आदमी आएगा आगे, उसका भी आपको नाम याद रखना है। अभी फिलहाल आपको याद रखना है नाम कि भैया यदि पूछा जाए एग्जाम में कि भैया पहला ऐसा कौन सा ब्रिटिशर्स था वो इंडिया में आया था, तो उसका नाम रहेगा जॉन मिल्डनहाल, ओके, जॉन मिल्डनहाल, ठीक है। जब भारत में ब्रिटिश आया, ठीक है, ये जो जॉन मिल्डनहाल, ये जो ब्रिटिशर्स था वो जब भारत में आया उस समय भारत का राजा कौन था, अकबर था। When John Mildenhall came to India, at that time the king of India, the king of Mughal Empire was Akbar, ठीक है। ये आपको चीज़ को याद रखना है, ठीक है। जैसे जॉन मिल्डनहाल अभी आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई तो राज कर रहा है ना इंडिया में, तो वो राज तो मुगल एम्पायर चल रहा था, तो मुगल एम्पायर में मुगल एम्पायर का किंग कौन था, अकबर था। ये चीज़ें आपको पैरेलली याद रखनी है, ठीक है। तो अकबर रहेगा। तो ब्रिटिशर्स में वहाँ पे भी तो कोई ना कोई राजा रहेगा। उस समय ब्रिटिश क्राउन था वो किसके पास था, क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। इन इंडिया अकबर राज कर रहा था। ब्रिटिश क्राउन किसके पास था, यानी ब्रिटिश का राजा कौन था, वो उस टाइम क्वीन थी। तो क्वीन का नाम आपको याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर है, वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट राज कर रही है, ठीक है। और जॉन मिल्डनहाल भैया मतलब इंग्लैंड से, यूरोप से, ठीक है, एक ब्रिटिशर है, वो एक अंग्रेज है जो जा रहा है इंग्लैंड से इंडिया में, ठीक है। 3 लोग हैं, है ना। फर्स्ट ब्रिटिशर जो इंडिया में आया था वो था जॉन मिल्डनहाल। और जॉन मिल्डनहाल जब इंडिया में आया था तब कौन था जो भारत पे राज कर रहा था, वो था अकबर। और ब्रिटिश क्राउन किसके पास था, वो था क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। ये 3 लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला फर्स्ट ब्रिटिश जो था वो था रॉल्फ फिंच, ओके। जॉन मिल्डनहाल इंडिया में आया लेकिन वो अकबर के दरबार में नहीं गया। ही केम टू इंडिया बट ही डिडंट विजिट अकबर्स दरबार, ओके। सो फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम टू अकबर्स दरबार, जो पहला ब्रिटिशर था जो अकबर के दरबार में आया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये नाम भी आपको याद रखना है। रॉल्फ फिंच था जो कि अकबर के दरबार में गया था। तो पहला यदि कोई ब्रिटिशर्स अकबर के दरबार में जाता है तो उसका नाम रहता है रॉल्फ फिंच। ये नाम आपको याद रखना है, रॉल्फ फिंच। जॉन मिल्डनहाल बिल्कुल भी अकबर के दरबार में नहीं गया था। मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी आपके दिमाग में चीज़ें चली जाए।
ठीक है। देन इन्हीं अंग्रेजों ने मिलकर एक व्यापारिक ग्रुप बनाया था जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया। ठीक है, ये जॉन मिल्डन हाल है ना, रॉल्फ फिंच और कुछ ब्रिटिशर्स आते हैं, इन्होंने एक ट्रेड ग्रुप बनाया था, एक व्यापारिक ग्रुप बनाया था। ठीक है, जो व्यापार करेंगे, उन्होंने बोला था, ये कुछ लोग एक साथ आ गए। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया हम जाएंगे इंडिया में और हम कुछ व्यापार करेंगे, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था। और कितने लोग थे उस ग्रुप में पता है? इस ग्रुप में 217 सदस्य हुआ करते थे। देयर वर 217 पीपल इन मर्चेंट एडवेंचरस ग्रुप। ओके, ये किसका है? ये ब्रिटिशर्स लोगों का है। इसका पोर्तुगीज और डच लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ब्रिटिशर्स में 217 ब्रिटिशर्स ने एक साथ आके मर्चेंट एडवेंचर्स का एक ट्रेड करने वाला ग्रुप बनाया था। ठीक है, ये जो 31 दिसंबर 1600 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री में भी और ब्रिटिश हिस्ट्री में भी, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को ठीक है, क्या होता है? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को, ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स, ये ट्रेडिंग ग्रुप होता है, ये व्यापारिक ग्रुप होता है, व्यापारिक समूह होता है मर्चेंट एडवेंचरस, इस ग्रुप को एक चार्टर प्रदान कर दिया गया। किसको? चार्टर, यानी कि राजलेख प्रदान कर दिया। क्वीन, मतलब जो उस टाइम जो थे वहां पे, जो ब्रिटिश क्राउन चला रहे थे, उन्होंने उनको क्या दिया? एक चार्टर दे दिया, एक राजलेख दे दिया। और उन्होंने इसी चार्टर के तहत इस ट्रेड कंपनी को 15 साल तक व्यापार करने के लिए ट्रेड राइट्स प्रदान किए गए। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है लंदन में। और उसी दिन on 31st December 1600, British East India Company was established in London, and at that same date, trading rights was given to this British East India Company, which was initially called as Merchant Adventurers. What was that trade rights? There one charter was, एक राजलेख दे देते हैं, एक one charter, like one page, okay, and in that page, okay, in that paper there was written that this merchant adventurers, and which is also called as British East India Company, okay, they were given trade rights for 15 years. ओके, उनको 15 साल तक व्यापारिक अधिकार दे दिए गए हैं ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि भैया आप इंडिया के अंदर जाओ। ठीक है, आप जाओ बाहर और आप वहां पे व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो कौन दे रहा है उनको ट्रेडिंग राइट्स? वो दे रहा है ब्रिटिश क्राउन दे रहा है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे तो उनको पहले तो अपने खुद के देश से ट्रेडिंग राइट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ब्रिटिश क्राउन उनको ट्रेडिंग राइट्स दे रहा है। ठीक है, कि भैया तुम 15 साल तक जाओ और तुम ट्रेड करो इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि भैया 31 दिसंबर 1600 को, ये दिख रहा है कि आपको 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। और यही कंपनी होती है जो बाद में इंडिया पे राज करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो राज करेंगे मतलब एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट राज करता है, बट यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है, लेकिन उनको सारा परमिशन उधर से लेना पड़ता था। वो बाद में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग वे से। तो यही डेट आपको याद रखनी है कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है लंदन में। और ठीक है, और इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यही सेम डेट पे 31 दिसंबर 1600 को ट्रेडिंग राइट्स दिए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। एक चार्टर दिया जाता है, एक राजलेख दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जाओ और 15 साल के लिए, ये नहीं कि आप लाइफ टाइम वहाँ पे जाके व्यापार करोगे, वहाँ पे ट्रेड करोगे, आपको 15 साल तक वहाँ पे ट्रेड करना है। उसके बाद हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल नेम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, द एक्चुअल नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। जो वास्तविक नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सी रूट से, यानी समुद्री मार्ग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सी रूट से आने वाला प्रथम ब्रिटिश जो जॉन मिल्डन हाल था, जो फर्स्ट ब्रिटिशर्स था जो कि इंडिया में आया था, लेकिन ये अकबर के दरबार में नहीं गया था। ठीक है, जॉन मिल्डन हाल ये कहाँ से आया था? रोड से आया था। जो अकबर के दरबार में फर्स्ट जिसने विजिट किया था वो था रॉल्फ फिंच। लेकिन जो भैया जो सी रूट से प्रथम ब्रिटिश आता है, जो सी रूट से आता है, वो कौन था? वो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। वो 1608 में आता है। 31 दिसंबर 1600 को भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, वो व्यापार कर रही है हर जगह पे।
उनको फिर 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए उनको अनुमति दी गई थी, ठीक है। लेकिन वो इंडिया में नहीं आए थे, उनको अनुमति दे दी थी कि भैया तुम 15 साल में जाओ व्यापार करो, अलग अलग जगह पे व्यापार करो। यही नहीं कि इंडिया में अलग अलग जगह पे तुम व्यापार कर सकते हो, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। तो भैया 1608 में क्या आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, सी रूट से आता है। ये फर्स्ट ब्रिटिशर है वो सी रूट से आ रहा है। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर हुआ करता था, ठीक है। जब अपना जॉन मिल्डेनहाल आता है, वो उस वक्त अकबर था, ठीक है। रॉल्फ फिंच आता है, तब भी इंडिया पे राज कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। लेकिन जब 1608 तक जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, तब इंडिया में राज जो मुगल एम्परर कर रहा है वो कौन है? जहांगीर होता है, ठीक है, जहांगीर होता है। और उस समय ब्रिटेन का महाराज कौन था? किंग जेम्स I था, ठीक है। इन इंडिया हु इज रूलिंग? इन इंडिया जहांगीर इज रूलिंग। द किंग ऑफ इंडिया इज लाइक जहांगीर, ओके। द किंग ऑफ ब्रिटेन, द किंग ऑफ ब्रिटिश पर्सन, ओके, द ब्रिटिश लोगों का जो किंग है वो कौन है? किंग जेम्स I, ओके। और कौन आ रहा है? कैप्टन विलियम हॉकिंस आ रहा है, कि कहाँ से? इंग्लैंड से होते हुए इंडिया के अंदर, ठीक है। और वो क्या था? वो एम्बेसिडर, ही वॉज एम्बेसिडर, ओके। कैप्टन विलियम हॉकिंस ही वॉज एम्बेसिडर ऑफ किंग जेम्स I। किंग जेम्स I बोलता है कि जाओ तुम इंडिया में, वहाँ पे जाके कुछ व्यापार की बातें करो। कैप्टन विलियम हॉकिंस को बोलता है किंग जेम्स I कि वहाँ पे जाके कुछ हमें व्यापार का अधिकार मिलता है क्या इंडिया में? क्योंकि देखो हमने तो आपको अधिकार दे दिया कि आप व्यापार करो, लेकिन आपको दूसरे देश से जहाँ पे जाके आपको व्यापार करना है उनसे भी तो कुछ आपको लेना पड़ेगा अधिकार, उनसे भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जाओ वहाँ पे राज कर रहे मुगल, वहाँ उन लोगों से परमिशन ले लो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, किंग जेम्स I को लगता है कि भाई भैया अभी भी वहाँ पे अकबर ही राज कर। अभी की जैसा थोड़ी ना जमाना है कि भाई व्हाट्सएप पे कोई राजा चेंज हो गया तो 1 सेकंड में पता चलता है, न्यूज़ पे 1 सेकंड में पता चल जाता है कि भैया यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है। लेकिन वो जमाना कौन सा है? 1608। वहाँ पे थोड़ी ना किंग जेम्स I को पता था कि वहाँ पे अभी अकबर नहीं रहा है, वहाँ पे जहांगीर आया। तो वो अपने लेटर में नहीं कि अकबर के नाम से लेटर लिखा होता है उसने, ठीक है। लेकिन वो जब तक वो ट्रैवलिंग में या जब तक वो जहांगीर उधर पहुँच जाता है, अपने इंडिया में जाता है, तो वो दरबार में जाता है, तो उसको पता चलता है अरे नहीं अभी अकबर नहीं रहा है, अभी जहांगीर यहाँ पे राज कर रहा है। तो ये बात है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया जब कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में आया था तब वो किसके दरबार में गया था? तो वो जहांगीर के दरबार में गया था। और किसने भेजा था कैप्टन विलियम हॉकिंस को? कैप्टन विलियम हॉकिंस को किंग जेम्स I ने भेजा था, ठीक है। इन 1611, ओके, ही ट्राइड फॉर सम ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड करने की परमिशन उसने लेने की कोशिश की कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से, बट उसको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। और 1611 में उन्होंने फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री स्टैब्लिश बाय ब्रिटिश इन मुसलीपट्टनम। दिस इज फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री नहीं है, टेम्पररी मतलब भैया कुछ दिनों के लिए हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, हम परमानेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे, इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पोर्तुगीज है ना, इंडिया में ऑलरेडी पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज तो 100 साल से है, लगभग 1498 में वास्को द गामा आया था, अभी कौन सा चल रहा है 1611, लगभग 100 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। तो पोर्तुगीज लोग तो बहुत पावरफुल है ना, तो उनका और मुगल एम्पायर का बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि भैया ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोर्तुगीज क्या करते हैं कि मुगल एम्पायर को बोलते हैं कि भैया इनको व्यापार यहाँ पे मत करने दो, हम कर रहे हैं ना, हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, इनको व्यापार मत करने दो। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ना, वो ज़्यादा कुछ उसको मतलब वो नहीं ले पाता है ट्रेडिंग परमिशन, इसलिए वो फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री बनाते हैं 1611 में, ठीक है, 1611 में, जो कि कहाँ पे होती है, मुसलीपट्टनम में। ये फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री, भैया कुछ दिन के लिए हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाले, इस टाइप का। लेकिन 1613 तक वहाँ पे वो 1-2 साल रहते, तो वो मुगल जो राजा रहता है उसको भैया अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो 1613 में फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री, स्थायी को इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट फैक्ट्री, तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे लगाए, सूरत में लगाए। तो ब्रिटिशर्स का फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे रहेगा, सूरत में, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। एंड फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ पे रहेगा, मुसलीपट्टनम में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री एंड परमानेंट फैक्ट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। टेम्पररी फैक्ट्री इज लाइक जस्ट फॉर सम डेज, but permanent, okay, now they are established. So in exam, if examiner asks what is the first permanent factory, where is the first permanent factory established, okay, of Britishers in India, the answer is सूरत। कौन से मतलब इंडिया में कहाँ पे पहली परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, कहाँ पे इंडिया की पहली स्थायी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, ये टेम्पररी यानी अस्थायी है। जो स्थायी फैक्ट्री वो कहाँ पे भैया, सूरत में, और जो अस्थायी वो जो टेम्पररी फैक्ट्री वो कहाँ पे, मुसलीपट्टनम में,
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1613 में भैया फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, देन जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश कौन था? सर जॉन थॉमस रो 1615 में। ठीक है, सर जॉन थॉमस रो 1615 में आता है, जो कि दूसरा रहता है। फर्स्ट कौन आया था जहांगीर के दरबार में? कैप्टन विलियम हॉकिंस। द फर्स्ट हु केम टू जहांगीर दरबार ही वाज कैप्टन विलियम हॉकिंस, एंड द सेकंड हु केम टू जहांगीर दरबार, द सेकंड ब्रिटिशर्स हु केम टू जहांगीर दरबार, ही वाज सर थॉमस रो इन 1615। ओके, ये भी जेम्स वन के प्रतिनिधि बनकर आया था। ओके, सर थॉमस रो वाज आल्सो द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट। ओके, 1615 to 1609 इन दिस 4 ईयर। ओके, ये 4 साल तक सर थॉमस रो इंडिया में रहता है। ओके, ही वाज इन इंडिया फॉर दिस 4 ईयर 1615 to 1619। इसने अजमेर, मांडू, इलाहाबाद या इंग्लिश में इलाहाबाद का सैर किया। ओके, ही ट्रैवल्ड ओके वेयर अजमेर, मांडू एंड इलाहाबाद। ओके, एंड इन 1619 ये ब्रिटेन लौट गया, ये रिटर्न टू ब्रिटेन। ओके, वो सर थॉमस रो। ओके, ये 4 साल तक इंडिया में रहा, फिर उसने अजमेर, मांडू, इलाहाबाद वगैरह यहाँ पे उसने ट्रैवल किया और ये ब्रिटेन लौट गया। 1613 से लेकर 1623 तक भारत में अन्य जगहों पर फैक्ट्री बनाई। दे एस्टैब्लिश factories also, Britishers established factories in other places also. Okay, like first factory was in Surat, first permanent factory, first temporary factory was in Musulipattanam. Okay, and in other places also now they started to establish their factories where like in Surat, Bharuch, Ahmedabad, Musulipattanam, Agra or Ajmer. Okay, it is not that much important. Okay, in 1640 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश फाउंडेड मद्रास, उन्होंने मद्रास बनाया। ये मद्रास एक इंपॉर्टेंट सिटी हो जाती है ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे हिस्ट्री में आप यदि देखोगे ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 सिटी इंपॉर्टेंट है, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ये 3 जगहों से उन्होंने मतलब पूरा जो ट्रेड किया है, ये 3 जगहों से मेन किया है, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता से। ये 3 उनकी प्रेसिडेंसी रही है। एक्चुअली हम आगे देखेंगे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो राज भी किया है वो, इसलिए ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये तीनों की तीनों जगह कहाँ पे होती है? ये पोर्ट होते हैं, मतलब ये सी के साइड में होते हैं। जैसे आप देखोगे मद्रास भी समुद्र के साइड में है, बॉम्बे भी समुद्र के साइड में, कलकत्ता भी समुद्र साइड में। तो व्यापार करने के लिए, मतलब यहाँ से माल इंग्लैंड में लेके जाने के लिए, ये सारी ये तीनों चीज़ें, तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने मद्रास को उन्होंने निर्माण किया था। किसने? 1640 में किसने किया था भैया? ब्रिटिश लोगों ने मद्रास को फाउंड किया था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, मद्रास सिटी को बनाया था 1640 में। ऑफकोर्स खुद के फायदे के लिए बनाया गया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा मद्रास में पहला किला, जो पहला फोर्ट बनाया गया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, ब्रिटिशर्स ओके दे मेड फर्स्ट फोर्ट इन मद्रास एंड दैट फोर्ट वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भारत में 3 मुख्यालय हुआ करते थे, वो हम आगे भी देखेंगे, जैसे मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। 3 उनके हेडक्वार्टर्स थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ओके, देयर वर 3 हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। British Prince Charles got married Portuguese Princess Catherina Bringuesa, थोड़ा सा अलग नाम है ना, कैथरीना ब्रिंगेजा। इनके साथ जो ब्रिटिश प्रिंस थे, ठीक है, अभी भी आप देखोगे जो ब्रिटिश प्रिंस वगैरह रहते हैं, आज भी रहते हैं ब्रिटिशर्स की, जो प्रिंस रहते हैं, किंग रहते हैं, क्वीन रहते हैं। हालांकि वहाँ पे अभी डेमोक्रेसी है, बट जो किंग वाला जो है उनका वो पहले चल रहा है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रिंस थे उस टाइम पे, कहाँ पे? ये 1661 की बात हो रही है। 1640 में भैया ब्रिटिशर्स ने मद्रास को फाउंड कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी बॉम्बे की बात हो रही है, क्योंकि हमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता तीनों का हिस्ट्री देखना है। अभी हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रिंस जो थे चार्ल्स, ठीक है, उन्होंने शादी कर ली पोर्तुगीज जो प्रिंसेस थी, है ना, क्या नाम था उनका? कैथरीने ब्रिंगेजा। ठीक है, तो पोर्तुगीज और ब्रिटिश, मतलब जो इंग्लैंड है, पोर्तुगाल और इंग्लैंड है, वो नज़दीकी, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो वहाँ पे भैया जो प्रिंसेस वगैरह उनकी शादी हो सकती है। तो जो प्रिंस जो ये थे, चार्ल्स थे, उन्होंने जो पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी, राजकुमार थी, राजकुमार की शादी राजकुमारी से ही होगी, है ना। तो ब्रिटिश राजकुमार जो है चार्ल्स, वो राजकुमारी जो होती है, पोर्तुगाली राजकुमारी होती है कैथरीना ब्रिंगेजा, इनके साथ शादी कर लेते हैं, कैथरीना ब्रिंगेजा के साथ। ठीक है, और पोर्तुगालियों ने ब्रिटिश को बॉम्बे दहेज में दे दिया। तो डाउरी, है ना, आज भी होती है ना, थोड़ा तब भी होती थी। तब जो पोर्तुगाली थे, पोर्तुगीज थे,
उन्होंने क्या दिया कि भैया हमारी लड़की आपके पास जा रही है ना, हमारी जो कैथरीन ब्रिंगेजा है वो ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स के साथ शादी कर रही है, तो हमें कुछ आपको डाउरी में देना चाहिए, तो हम आपको क्या देते, बॉम्बे दे देते। ओके, उस समय तक क्या था, बॉम्बे पुर्तगीज लोगों के पास था 1661 तक, लेकिन जो बॉम्बे है वो फिर क्या करते हैं, डाउरी में प्रिंस को दे देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश क्या करते हैं, जो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगीज होती है, वो डाउरी में ये जो बॉम्बे है, आज का बॉम्बे आपका आज का मुंबई जो है, वो क्या करते हैं, डाउरी में दे देते हैं। अभी क्या होता है 1661 में, तो प्रिंस चार्ल्स को तो डाउरी में मिल गया बॉम्बे, और 1668 में क्या होता है, चार्ल्स ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दिया। जो बॉम्बे था, ये बॉम्बे जो है ये सिटी, क्योंकि बॉम्बे तो इंडिया में है और प्रिंस कहाँ पे, प्रिंस तो इंग्लैंड में बैठा है, वो बोल रहा है कि ऐसा अब भाई हम ये बॉम्बे का करें क्या, तो हमें मतलब जैसे हमारा घर होता है किसी और सिटी में, अभी यही तो पूरा का पूरा सिटी है, लेकिन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हमारा घर कहीं और पे है, हम वहाँ पे नहीं रह रहे, तो हम तो कहीं ना कहीं किसी और को रेंट पे दे देंगे, है ना। तो वैसे ही बॉम्बे पूरा का पूरा सिटी, ये जो प्रिंस चार्ल्स होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे देता है, और उस समय का जो रेंट था वो कितना है, 10 पाउंड्स। ठीक है, क्या रेंट है भैया, 10 पाउंड्स पर ईयर। ठीक है, 10 पाउंड्स पर ईयर। ओके, सो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि हम आपको 10 पाउंड पर ईयर दे देंगे, ठीक है, और हम बॉम्बे में राज करेंगे, हम बॉम्बे से ट्रेडिंग करेंगे। तो हो गया, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे आ गया। 1669 से लेके 1677 तक बॉम्बे सिटी वॉज फाउंडेड बाय गैरोल्ड एंगियार। ओके, वहां पे बॉम्बे बस एक जगह थी, जंगल टाइप था, वहाँ पे सिटी थोड़ी ना था। लेकिन फिर जब 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हैं एक आदमी जिनका नाम होता है गैरोल्ड एंगियार। वो क्या करते हैं, वो इस सिटी को लगभग, ये देखो 1669 से लेकर 1677 तक लगभग 8 साल तक वो क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, सिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, बॉम्बे सिटी को डेवलप करते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भैया बॉम्बे सिटी किसने फाउंड किया था, तो आपका आंसर रहेगा गैरोल्ड एंगियार ने फाउंड किया था। किसने, 1660, ये साल आपको याद नहीं रखना है, बस बॉम्बे सिटी। तो फर्स्ट चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस चार्ल्स फर्स्ट ने बॉम्बे सिटी रेंट पे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर ईयर के इस पे। और भैया चार्ल्स फर्स्ट को, जो प्रिंस है चार्ल्स फर्स्ट ने, ओनली चार्ल्स है, जो प्रिंस है चार्ल्स, उसको पोर्तुगीज लोगों ने एज अ डाउरी, एज अ दहेज उसको दे दिया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसकी शादी पुर्तगाली एक राजकुमारी से हुई थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रिंगेजा। ठीक है, देन इन 1687 बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको फिर हेडक्वार्टर बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, कहाँ पे, 1687 में। तो भाई अभी मद्रास भी है ना, बॉम्बे भी है, अभी हम कलकत्ता की बात करेंगे। ठीक है, 1696 में क्या होता है, अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव प्राप्त होते हैं। बंगाल में अभी हम आए हैं, ठीक है, हम बंगाल की बात करेंगे। मद्रास हो गया, अभी बॉम्बे भी हो गया, अभी बंगाल है। तो क्या होता है, 1696 में बंगाल में 3 गांव प्राप्त होते हैं अंग्रेजों को। ब्रिटिशर्स गॉट 3 villages. Okay, now they have 3 villages. Which was 3 villages? They got 3 villages in 1696. Okay, कौन कौन से वो 3 villages थे? फर्स्ट था सुतानाती। फर्स्ट विलेज वॉज सुतानाती, सेकेंड विलेज वॉज कालिकता, and third village was Govindpur. Okay, Kalikata you can understand, it is related to Kolkata. Okay, Sutanati, Kalikata, Govindpur, these three villages, okay, Britishers got, okay, in Bengal in 1696. Okay, these three villages, Sutanati, Kalikata, Govindpur. Okay, Sutanati, Kalikata, Govindpur. और फिर 1697 से लेके 1698 तक, ओके, 1696 में उनको ये 3 विलेज तो मिल गए। भैया 3 विलेज मिल गए तो इसको थोड़ा सा हम उसको एक सिटी में निर्माण करते हैं, राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को व्यापार करना है तो उनको सिटी चाहिए होगा, है ना। उन्होंने मद्रास सिटी डेवलप कर दिया, बॉम्बे सिटी डेवलप कर दिया, अभी हम बंगाल पे आए हैं तो बंगाल पे भी उनको कलकत्ता सिटी डेवलप करना है। ठीक है, तो ये 3 गांव लेते हुए, क्योंकि आप देखोगे जो भी सिटी होती है वो पहले तो गांव होते हैं, फिर वो सिटी में डेवलप होता है। तो ये 3 गांव मिला के ये एक साल में 1697 से लेकर 1698 तक कलकत्ता सिटी का निर्माण किया गया। किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। कौन कौन से 3 गांव थे भैया? सुतानती, कालिकता और गोविंदपुर। ये 3 गांव मिला के 1697 से लेकर 1698 तक एक साल में कलकत्ता सिटी का निर्माण किया गया।
और इसी कलकत्ता सिटी में फोर्ट विलियम्स किला का निर्माण ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता सिटी में कौन सा फोर्ट होता है? फोर्ट विलियम्स किला होता है कलकत्ता सिटी में। और जो सेंट जॉर्ज ये किला था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में था। ये किस में था? मद्रास में था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ तक दिखा है हमने आज के दिन में हमने ब्रिटिशर्स तो अभी देखे, उसके पहले हमने क्या हो गया मेरे को, ये देख लिए, डच देख लिए, सॉरी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अभी डैनिश भी है, डैनिश का भी देख लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है। कुछ नहीं, इतना ही है। उसके बाद कल के लेक्चर में हम फ्रेंच लोगों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो जो डैनिश थे, नहीं तो ठीक है, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। हमने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। अभी हम डैनिश देखेंगे कल के लेक्चर में। डैनिश लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं, देन हम फ्रेंच लोगों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। वो कर्नाटक वगैरह युद्ध जो होता है ना, वो देख लेंगे। उसके बाद एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से और प्योर लर्निंग ऐप से यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो बहुत आसानी से ये सब कुछ होने वाला है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर अभी आप अच्छे से इसको देखो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको बस पढ़ाई करना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स होके। 101% इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ये पहले तो आप जान लो, इसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो मेरा नंबर तो आपके पास है 8668391131, वहाँ पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए इधर उधर मत भागो। जो नए बच्चे होते हैं उनको मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता होता है तो फिर आप और जगह पे भागते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ पे आप अच्छे से करो, यहाँ पे आपका हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत यहाँ पे करेंगे, रिलैक्स होके पढ़ाई करो, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।